हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे 11th क्लास के अंदर, जिसमें जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं उसको हम लोग कैसे समझते हैं। अक्सर बच्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इसका मतलब क्या है, किसी भी वर्ड्स के क्या मतलब होते हैं और रियल मतलब बच्चों को पता नहीं होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये टर्म्स की। लेक्चर 1 है, इसके बाद लेक्चर 2 भी अपलोड की जाएगी, तो आप ज़रूर इसको देखें और चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो जो होगी ये आपके कुछ टर्म्स हिंदी में होंगे, कुछ टर्म इंग्लिश में होंगे, ताकि दोनों स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अकाउंटिंग किसे कहा जाता है। तो अगर कोई कहता है व्हाट इज़ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग आसान भाषा में आप इस तरह समझेंगे कि राइटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन। ट्रांजैक्शन की मीनिंग क्या होती है? लेन देन। तो किसी भी लेन देन को जो हम लोग लिखते हैं, जो राइटिंग करते हैं, उसे ही एक्चुअल में क्या कहा जाता है? राइटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन और अकाउंटिंग। तो सिंपली आप समझेंगे। वैसे ह्यूज डिफिनेशंस तो बहुत सारी दी गई हैं, लेकिन आम भाषा में अगर आप समझेंगे तो आप ये समझेंगे कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग कोई पूछता है तो आप क्या बताएंगे? लेन देन के लिखना, आर्ट ऑफ राइटिंग ट्रांजैक्शन को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए है और बी है, इन दोनों के बीच में कोई भी सेल और परचेज होता है और ए यहाँ पे क्या है? बिजनेस है। ये किसी चीज़ को अगर लिखेगा तो उसे ही ये क्या कहेगा? अकाउंटिंग कहेगा जनरली। ठीक है, चलिए अगला टर्म्स होता है एसेट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। एसेट्स होता क्या है? देखिए, एसेट्स की जो हिंदी होती है वैसे होती है संपत्ति। ठीक है, संपत्ति का मतलब होता है जो आपकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एन एसेट्स इज द रिसोर्सेज विच इकोनॉमिक वैल्यू दैट एन इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन और कंट्री ओन और कंट्रोल विद द एक्सपेक्टेशन दैट विल प्रोवाइड अ फ्यूचर बेनिफिट। ये तो उसकी डेफिनेशंस हो गई। आसान भाषा में अगर समझेंगे आप तो आपको ये ध्यान देना होगा, जनरली आम भाषा में ये समझेंगे कि कैश जो हमारा अपना पैसा होता है और हर वो चीज़ जिसको आपको बेच करके पैसा मिले उसे एसेट्स कहा जाता है जनरली। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फर्नीचर है, ठीक है, तो फर्नीचर अगर इसको आप बेचेंगे तो इससे आपको पैसे मिलेंगे, तो आपके लिए ये एसेट्स हुआ। इस तरीके से जैसे आपके लिए बिल्डिंग है, ठीक है, और बिल्डिंग है, इसको अगर आप बेचेंगे तो इससे आपको पैसे मिलेंगे। आपकी कोई बिजनेस है और आपके पास स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है, स्टॉक जो आपका माल होता है जिसके आप बिजनेस करते हैं, तो इसको भी आप बेचेंगे तो इससे आपको पैसे मिलेंगे। तो इसीलिए ऐसी जो सारी चीज़ें जिसको आपको बेच करके पैसा मिलता है उसे एसेट्स कहा जाता है। तो आम भाषा में आप क्या लिखेंगे कि कैश या बैंक में जो पैसा होता है वो, और हर वो चीज़ जिसको बेचकर पैसा मिले उसे एसेट्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब एसेट्स के दो टाइप्स जनरली होते हैं, एक को कहा जाता है करेंट एसेट्स और एक को कहा जाता है नॉन करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट्स के बारे में ये जानेंगे कि ऐसा एसेट्स जो आप बहुत जल्दी अपने पास से चाहते हैं कि वो आपके पास से चला जाए, या जनरली ये कहा जाता है कि एसेट्स विच इज़ फॉर 1 ईयर, विच इज़ फॉर 1 ईयर। तो एसेट्स जो 1 ईयर तक के लिए होता है जनरली कहा जाता है। जैसे स्टॉक, अब आपके पास किसी चीज़ की बिजनेस है, मान लीजिए कि आपकी चेयर की बिजनेस है, तो क्या आप चाहेंगे कि चेयर काफ़ी टाइम तक आपके पास रहे? बिल्कुल नहीं। आप क्या चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द बेच दिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए जनरली कहा जाता है कि ऐसा एसेट जिसको आप बहुत कम टाइम के लिए रखते हैं उसे ही आप इसको क्या कहते हैं? करेंट एसेट्स कहा जाता है। इस तरीके से इसके एग्जांपल में आता है डेटर, ठीक है, कैश आपका अपना पैसा हो गया, ठीक है, उसके बाद आपके पास बैंक हो गया जो आपका अपना पैसा हो गया। तो इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं? एक तो कैश बैंक जो आपका अपना पैसा है, प्लस में ऐसा माल या ऐसा सामान या ऐसी जो भी सारी चीज़ें जैसे डेटर है जिसको आप बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे माल आपके पास रखा होता है उसको बहुत जल्दी आप चाहते हैं कि बेचें और उससे पैसे आ जाए, तो इसीलिए ऐसी चीज़ों को करेंट एसेट्स कहा जाता है। ये डेटर क्या होता है इसको आगे समझेंगे टर्म्स के अंदर। इस तरीके से होता है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स किसे कहा जाता है? जो विच इज़ फॉर मोर देन 1 ईयर। तो आप लिखेंगे क्या? विच इज़ फॉर मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है उसे क्या कहा जाता है? नॉन करेंट एसेट्स कहा जाता है। ठीक है,
अब इसके कई और टाइप्स हैं, जैसे कि आप देखिए इसके एग्जांपल को एक बार समझ लेते हैं। जैसे आपने कोई बिल्डिंग खरीदा, तो जनरली बिल्डिंग अगर बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, तो बेचने के लिए खरीदेंगे तो फिर ये चीज़ स्टॉक में आ जाएगी, इस चीज़ की आपकी बिजनेस हो गई। लेकिन अगर बिल्डिंग को आप यूज़ करने के लिए खरीदेंगे तो आप जनरली क्या सोचते हैं कि 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, इस तरीके से आप इसको सोचते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये मोर देन 1 ईयर तक आप इसको रखते हैं, तो उसे कहा जाता है नॉन करेंट एसेट्स जनरली। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे नॉन करेंट एसेट्स के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर एक चीज़ होती है टांजिबल और एक चीज़ होती है इनटांजिबल एसेट्स। क्या होती है? टैंजिबल एसेट्स, दूसरा होता है इनटैंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो टैंजिबल के अंदर हम लोग कैसे सोचते हैं चीज़ों को कि देखिए जी, तो हम लोग इसको इस तरह समझेंगे कि टैंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए जनरली आप समझेंगे कि ऐसा एसेट्स जिसको आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं उसे कहा जाता है टैंजिबल एसेट्स। जैसे आप देखिए फर्नीचर, तो इसको टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। बिल्डिंग, ये आपकी एसेट्स होती है, जायदाद है, ठीक है ना, तो इसको आप क्या कहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, जिसको आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो ऐसे एसेट्स को कहा जाता है क्या? टैंजिबल एसेट्स। ठीक है, अगला है हमारा इनटैंजिबल। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए टैंजिबल एसेट्स क्या होता है? विच कैन नॉट सी, जिसको आप देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। ठीक है, जैसे मैं पहले आपको समझा दूँ सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो अगर सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो ये सॉफ्टवेयर दिखता तो है, देखिए यहाँ दो चीज़ें होगी, या तो आप कभी कभी ऐसा होगा कि देख भी नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, कभी कभी कोई एक चीज़ भी इसमें से हो सकती है। तो जैसे देखिए सॉफ्टवेयर को आप देख तो सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं, तो टचेबल ये नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर आपका एक एग्जाम्पल होता है इनटैंजिबल एसेट्स का, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या एसेट्स है, आप इसको बेचेंगे तो इससे पैसे मिलेंगे। मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और उसको बेचा तो उससे पैसे मिलेंगे। इसके अलावा जो एग्जाम्पल्स होते हैं, एक कहा जाता है गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। अब इसके बारे में सोचिए, गुडविल होता क्या है? मार्केट रिस्पेक्ट होती है। मान लीजिए कि कोई बिजनेस है आपकी और आपने उसको बहुत जमाया और वो बिज़नेस आपके नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब जैसे सोचिए कि कोई टाटा है, टाटा कंपनी, अब अगर कोई और प्रोडक्ट बनाए और उस पर टाटा का सिर्फ टैगलाइन लगा दे, लोगो लगा दे उससे ले करके, तो उसकी सेल ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट है उस वजह से। तो टाटा इसके लिए क्या करती है? पैसे चार्ज करती है। जैसे कोई किसी चीज़ का फ्रेंचाइजी देता है तो पैसे लेता है, तो इस तरीके से ये इससे क्या लेता है? पैसे चार्ज करता है इस चीज़ के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी चीज़ें, तो ये पैसे लिया मतलब अपनी चीज़ को इसने बेचा, अपने रिस्पेक्ट को इसने सेल कर दिया, तो इसकी इसीलिए क्योंकि ये भी इसके लिए एसेट्स हो गया, क्योंकि इसने मार्केट में रिस्पेक्ट बना दी। अब वो रिस्पेक्ट कोई अगर ख़रीदेगा तो उसके लिए फ़ायदा है, पैसे मिलेंगे उससे। तो इसीलिए गुडविल होता है एसेट्स, जो आप अपनी रिस्पेक्ट को दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, उसके लिए पैसे उससे चार्ज करते हैं। उसके बाद जैसे कॉपीराइट होता है, बुक राइटर, अब एक बार बुक लिख दिया, वो पब्लिश होती है और उसके बदले उसको पैसे मिलते रहते हैं। तो बुक राइटर भी, कॉपीराइट, ये भी क्या हो गया? इंटैंजिबल। अब वो दिखता तो नहीं है लेकिन क्या होता है कि आप उसको पैसे ले सकते हैं, उसके बदले वो जो पैसा आ रहा होता है जो बुक राइटर के अलावा, वो कॉपीराइट। तो इसका मतलब क्या होगा? ये भी इंटैंजिबल हो गया। अगला क्या है? ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क हो गया। एक होता है पेटेंट। जैसे आपने ट्रेडमार्क ये होता है, इसकी वजह से भी जो हमने यहाँ पर पढ़ा टाटा के बारे में कि इसकी वजह से भी हमारा सेल बढ़ता है, तो इसको ये बेचते हैं ट्रेडमार्क को अपने। उसके बाद होता है पेटेंट। तो पेटेंट का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ यूनिक चीज़ बनाई, ठीक है, और उसको आपने रजिस्टर करा लिया, तो उसकी वजह से जो वो चीज़ जानी जाती है वो उसकी पेटेंट कहलाती है। जैसे कि कभी कभी कहा जाता है बंगाल का रसगुल्ला, तो स्पेशल फेमस अगर कोई चीज़ हो जाता है तो उसके लिए उसकी रेट बढ़ जाती है। जैसे बिहार की लीची के बारे में कहा जाता है, तो उसकी वजह से उसका रेट ना ज़्यादा चार्ज किया जाता है। तो एक तो वो हो गया कि पेटेंट करा लिया उसने, और किसी भी प्रोडक्ट को अगर बनाते हैं आप और उसको पेटेंट करा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन, तो उसके लिए आपको अलग से पैसा मिलता है। तो मतलब क्या हुआ? आपने अपने कला को बेच दिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया उसका, और उसके बदले आपको पैसा मिल रहा है। तो ये भी आपके लिए एसेट्स हो गया कि इससे आपकी कमाई आती रहेगी। एक बार आपने बना लिया और बरसों बरसों तक आपकी कमाई आती हुई रहती है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये सब आपको
इनटैंजिबल एसेट्स के अंदर आती है, और ये काफ़ी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे इस बात को। चलिए, टैंजिबल में एक चीज़ और आती है जो आपको ध्यान देना है, उसे कहा जाता है फिक्स्ड एसेट्स। तो अब आपसे कुछ पूछेगा फिक्स्ड एसेट क्या होता है, तो एसेट्स जो मोर देन 1 ईयर के लिए होता है, जो हमने नॉन करेंट में पढ़ा था, एसेट्स फॉर मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ज़्यादा के लिए आप लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, जैसे बिल्डिंग, तो बिल्डिंग आप लेते हैं, जनरली बिल्डिंग खरीदते हैं तो 1 साल ज़्यादा यूज़ करते हैं। फर्नीचर, अगर घर का आपने चेयर टेबल कुछ खरीदा है तो अपने ज़्यादा दिन तक उसको यूज़ करेंगे। तो इस तरीके की जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो इसी के अंदर जनरली आती है, ठीक है, ETC। तो उम्मीद है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, ठीक है, हरासी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, अगला है हमारा टैंजिबल के अंदर एक चीज़ और होती है फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। तो फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट किया, आपने कोई मशीन खरीदा और मशीन को आप किसी बिल्डिंग, किसी प्लेस पे इंस्टॉल करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने कुछ फिट कराने के लिए, इसको ज़मीन को यहाँ पे आपने कुछ फिट कराने के लिए यहाँ पे बनाया, तो ये जो बनाने में लगा खर्चा आपको स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, उसे ये भी तो आपका एसेट्स हुआ ना, इसको भी आज नकल ये इसके साथ मशीनरी के साथ इंक्लूड किया जाएगा। मान लीजिए कि आपकी मशीन है 5 लाख की और आपको लगाने में 50,000 रुपये खर्च हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल आपका मशीन इंस्टॉलमेंट में खर्चा हो गया 5,50,000। तो अगर कोई बोलेगा मशीन कितने की पड़ गई, तो आप कितना बताएंगे, 5,50,000 रुपये बताएंगे। तो ये जो 50 आप कर रहे हैं ये भी तो इस एसेट्स के अंदर इंक्लूड हो गया ना। इसीलिए जो स्टार्टिंग में एक्सपेंसेस होता है उसे कहा जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग में होता है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स कहा जाता है, ठीक है। ऐसा खर्चा, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि ऐसा एक्सपेंसेस जो बिजनेस के शुरू में होता है, बिजनेस के शुरू में होता है, उसे क्या कहा जाता है, फिक्टिशियस एसेट्स। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं लायबिलिटी के बारे में कि लायबिलिटी क्या होता है। देखिए, लायबिलिटी के वैसे जो हिंदी है वो क्या होती है, दायित्व। अब ये दायित्व तो अपने ऊपर से जाता है, तो जनरली हम क्या समझेंगे, लायबिलिटी जब भी बोला जाएगा तो आपके माइंड में आना चाहिए क्या, कर्ज। लायबिलिटी की मीनिंग क्या होती है, कर्ज। मतलब क्या होता है, जिसे पे करना बाकी हो उसे हम क्या कहेंगे, लायबिलिटी कहते हैं। कर्ज क्या होता है कि हम पे नहीं करते हैं तो वो चीज़ कर्ज हो जाती है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जिसको पे करना बाकी हो। अब आप सोच के देखिए, मान लीजिए ये 2 इंसान है, ए और बी। ए ने क्या किया, बी से पैसा लिया, तो इसको आज न कल क्या होगा, बी को, ए को इसको देना पड़ेगा बी को। तो इसका मतलब यहाँ पर ए जो है पैसा लिया, तो इसके लिए ये चीज़ कर्ज हो गई, लायबिलिटी हो गई, तो इसके लिए ये चीज़ कर्ज हो गई, तो इसीलिए यहाँ पर ए जो है इसके ऊपर लायबिलिटी हो गई। तो लायबिलिटी का मतलब जनरली क्या हुआ कि जो आपके ऊपर कर्ज होगा उसे आप लायबिलिटी कहेंगे, ठीक है, विच इज़ पेएबल, जिसे पे करना बाकी हो। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, विच इज़ पेएबल, जिसे पे करना बाकी हो, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और हम समझते हैं करेंट लायबिलिटी के बारे में और नॉन करेंट लायबिलिटी के बारे में। तो देखिए, ऐसी लायबिलिटी जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मतलब बहुत जल्द आपको पे करना होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो आप क्या लिखेंगे, विच इज़ पेएबल, विच इज़ पेएबल विदिन, क्या होगा, विदिन 1 ईयर, मतलब बहुत जल्द इसको आपको पे करना होता है। जैसे आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया, कुछ दिन के लिए आपने किसी से लोन लिया, 1 महीने 2 महीने के लिए। इसमें कुछ और एग्जांपल्स इंक्लूड होते हैं। एक होता है क्रेडिटर, ठीक है, ये क्या होता है हम आगे समझेंगे। किससे उधार खरीदा आपने 1-2 महीने के लिए, उसे क्रेडिटर कहा जाता है, मतलब मैक्सिमम 1 ईयर के लिए। उसके बाद अगर आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, बैंक से लोन लिया शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो भी इसी के अंदर आएगा। एक चीज़ होती है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि आप रेस को लिख भी लेंगे कि पैसा जो निकाल लिया जाता है बैंक से, एक्स्ट्रा पैसा निकाल लेना, ये आगे हम पढ़ेंगे हम लोग, बैंक से एक्स्ट्रा निकाल लेना, एक्स्ट्रा निकाल लेना, ठीक है, बैंक से एक्स्ट्रा निकाल लेना। जैसे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निकाला जाता है,
तो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए जो निकाला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो आप क्या ध्यान रखने के, विच इज़ पेएबल विद इन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म जो होता है ओवरड्राफ्ट होता है, बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकाल लेना। ये भी क्योंकि बैंक से जब एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड के जरिए निकालते हैं तो आपको वो 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं देता है, तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए दिया जाता है। तो ये भी सारी चीज़ें इसी के अंदर इंक्लूड होती है करेंट लायबिलिटी के अंदर। अब है हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो नॉन करेंट लायबिलिटी। तो नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म, मतलब क्या होगा, विच इज पेएबल इन मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, 1 साल के बाद अगर पेमेंट की बात होगी तो उसे कहा जाएगा क्या, लॉन्ग टर्म। मान लीजिए कि आपने कोई लोन लिया, लोन फॉर 5 ईयर, तो ये जो होगा ये आपका इसी के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर एक एग्जांपल और आता है जिसको डिबेंचर कहा जाता है, ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे। डिबेंचर को, ये एक्चुअल में एक तरीके का लॉन्ग टर्म लोन होता है, ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, हम लोग एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ते हैं कि एक्सपेंडिचर होता क्या है। तो एक्सपेंडिचर के बारे में ध्यान समझेंगे, विच इज़ टोटल परचेज प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आप ये जानेंगे किसी भी गुड्स और सर्विस को खरीदने में जो आपका खर्चा लगता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर। अब इसके टाइप्स को हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सवालात यहाँ से पूछे जाते हैं। एक है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा आपको यहाँ मिलेगा नेक्स्ट पेज पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पहले हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को जान लेते हैं, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस एसेट्स। बिजनेस का कोई एसेट्स खरीदते हैं आप तो उसे कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आपने परचेज बिजनेस फर्नीचर, आपने बिजनेस के लिए कोई चेयर टेबल etc खरीदा तो वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। तो आप इस बात को लिखेंगे। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐसी चीज़ें भी आती है जो इम्प्रूव कर देती है किसी एसेट्स को। जैसे आपने कोई रिनोवेट किया फिक्स्ड एसेट्स को, मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, और कार का आपका इंजन पूरा ख़राब हो गया तो आप कार का पूरा इंजन चेंज कर दिया आपने। तो आप जानते हैं कि कार के अगर इंजन को ही चेंज कर दिया जाए तो इसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ जाती है, 4 5 ईयर 3 ईयर, इस तरीके से इसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट कर देते हैं आप अपने किसी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ज़्यादा दिन तक वो काम करता है और बेनिफिट देता है, तो उससे कहा जाता है क्या, एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे और नोट करेंगे। उसके बाद होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, आसान भाषा में तो आप ये समझेंगे कि अदर देन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उससे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल के अलावा जो होता है, जो मतलब कैपिटल में हमने क्या पढ़ा कि विच इज़ क्या होता है, लाइक आप बिजनेस के लिए कोई एसेट्स खरीदते हैं, जैसे परचेज फर्नीचर के आपने बिजनेस के लिए, लेकिन बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो सारे खर्च करेंगे आप, बिजनेस को चलाने के लिए क्या करेंगे, बिजनेस को चलाने के लिए जो भी खर्च करेंगे चलाने के लिए उसे कहा जाता है क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे आपने सैलरी दिया, स्टाफ रखा उसको सैलरी दिया। वेजेस होता है मजदूरी, वेजेस का मतलब क्या होता है, मजदूरी, जो आपने किसी को मजदूरी दिया, किसी लेबर को, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। तो इस तरीके के जो जनरल एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए होते हैं उसे क्या कहा जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखते हैं हम लोग इसको एक बार और ध्यान से जी। तो अगला होता है हमारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसको समझेंगे हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में कि ये क्या होता है। तो आप ध्यान से इसको समझेंगे, यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर। तो आप ध्यान रखेंगे कि ऐसा एक्सपेंडिचर आप क्या देंगे, एक्सपेंडिचर विच गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, ऐसा एक्सपेंसेस जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देता है। तो आप सोच के देखिए, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक एक्सपेंस होता है आपके पास एडवर्टाइजमेंट करना होता है बिजनेस की। तो हम क्या जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट करने से हमें काफ़ी टाइम तक बेनिफिट मिलता रहता है इसका। तो इसीलिए ऐसे एक्सपेंडिचर को कहा जाता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
तो उम्मीद है आपको सारे ये बात समझ में आ गई होगी। एक्सपेंडिचर क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, टैंजिबल, इंटैंजिबल, नॉन करेंट। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा आप इसको ज़रूर पढ़ें। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगी वो आपको होगी टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में, जो हम लोग कैपिटल, डेटर, क्रेडिटर, एक्सपेंसेस, इनकम, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड ये करेंगे। तो उम्मीद है इसके बाद वाले लेक्चर को भी आप इसको ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको यहीं ख़त्म करते हैं।